हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। तो पिछले 3 लेक्चर्स में जिसको हम बात कर रहे हैं हमारे एसिड्स की, बेसिस की, सॉल्ट्स की यानी हमारे अम्ल की और हम क्षार की या फिर हमारे जो लवण हैं उन सब की। तो हमने काफ़ी अच्छे से क्षार को समझा, हमारे जो एसिड्स हैं उनको समझा और हम अम्ल को जो हमारे लवण हैं उनको लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे, उनके हम इस्तेमाल देख रहे थे पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम और थोड़ी और जो ज़रूरी बातें हैं, जो हमारे परीक्षा में पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, तो उसको लेकर इस पार्ट की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे, जिससे जब हमारी परीक्षा हो, तो हम सक्षम हों कि हर सवाल का जो है सही जवाब दे पाएँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में और आज की कक्षा में हम कुछ और जो जानकारी है अपने इस चैप्टर को लेकर, अपने इस पाठ्यक्रम को लेकर और इसको अच्छे से समझेंगे और कुछ जो नई बातें होंगी वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। देखिए, कुछ लवण जिनमें क्रिस्टलीकरण का जल होता है और वह नीचे दी गई, यानी कुछ लवण जो वाटर होते हैं और जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होते हैं, यानी जिनका क्रिस्टलीकरण होता है, जैसे वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल होता है। तो इसको हम क्या, देखिए आपको सामान्य नाम भी याद रखना है और आपको इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है और सूत्र भी याद रखने हैं। तो जिस तरीके से ये मैंने आपके टेबल, ये जो आपके सामने दी है, ये जो क्रम जिस तरीके से मैंने रखे हैं यहाँ पर, ये आपको पूरे इसी तरीके से याद रखना है, ताकि जब भी आपके परीक्षा में पूछे जाएँ तो आप इनका जवाब देने में सक्षम हों। तो सबसे पहले एक-एक करके वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल में पहले इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10 जो मॉलिक्यूल हैं, यानी हम बात करते हैं H2O के 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद आता है हमारा इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट हम किसे बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट पेटाहाइड्रेट। देखिए, डेका मतलब 10, यहाँ पर डेका मतलब क्या होता है? 10। ये चीज़ आप याद रखेंगे। डेका मतलब 10, डेका मतलब 10, हेप्टा मतलब 7, हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5, डाई मतलब 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, ऑक्टा 8। इस तरीके से ये जो नंबरिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे जब भी इस तरीके का नाम आपके सामने आए, डेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, तो आपको पता हो कि डेका मतलब 10, तो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल हैं, किसके? वाटर के। हाइड्रेट मतलब तभी होता है जब उसके अंदर पानी होता है। वहीं हेप्टाहाइड्रेट का मतलब है 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? पानी के। तो एप्सम जो हमारा नमक होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेटाहाइड्रेट यानी हेप्टाहाइड्रेट यानी MgSO4 7H2O। तो देखिए, इसमें जो O है ना, वो कैपिटल करना है आपको, O छोटा नहीं रखना है। हर एक एटम का जो अलग है उसको आप कैपिटल करना है। पोटैश एलम किसको हम बोलते हैं? जैसे पोटैश एलम यानी हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रेटेड पोटेशियम, जैसे K2SO4 Al2SO4 होल का थ्राइस और 24H2O। तो इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 24H2O। वहीं ग्लूबर सॉल्ट किसे कहा जाता है? ग्लूबर सॉल्ट या फिर नीला वेट्रोल, या हाँ, ग्लूबर सॉल्ट यानी ग्लूबर का नमक या ग्लूबर का लवण किसे कहा जाता है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ब्लू विट्रियोल की। तो ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? कॉपर 2 सल्फेट को। कॉपर 2 सल्फेट जो होता है उसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, यानी पेंटाहाइड्रेट। CuSO4 हाफ H2O। CuSO4 हाफ H2O। तो इसके अंदर वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है? आधा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने घर पे पीओपी कराई है या नहीं कराई है? तो जिन्होंने अपने घर पे पीओपी कराई है, तो उन्होंने देखा होगा कि एक पाउडर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके अंदर क्या करते हैं, जो मिस्त्री साहब होते हैं, वह उसको एक बड़े से जो वेसल होगा उसमें लेंगे और इसमें पानी मिलाएंगे, खूब मात्रा में पानी मिलाते हैं। फिर उसका क्या है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं। फिर उनके पास जो है साँचे होते हैं, तो उन साँचों के आधार पर वह उस पीओपी को जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप दे देते हैं।
अब क्या होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट ZnSO4 H 7H2O। तो ये आपको याद रखेंगे। ये इसको आप ठीक करिए, ये ZnSO4 नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट है, ये CaSO4 होगा। और जो हमारा ये होता है जिंक सल्फेट, वाइट विट्रोल को हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेट, यानी 7 मॉलिक्यूल इसके होते हैं हाइड्रोजन के। जिप्सम होता है हमारा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को अगर आप पानी में रख देंगे तो वो आपको जिप्सम मिल जाएगा। अब आते हैं फ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं। कुछ लवणों की संपत्ति को उनके क्रिस्टल को सूखी हवा में छोड़ने पर अपने क्रिस्टलीकरण का पानी पूरी तरह या आशंकिक यानी पार्शली रूप से खो देना एफ्लोरेसेंस कहलाता है। ऐसे पदार्थ एफ्लोरेसेंट पदार्थ कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए, यानी उसको हमें क्रिस्टल बनाना है, तो उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, उसका क्रिस्टलीकरण करने के लिए उसको हवा में छोड़ दिया जाता है। यानी उसको आप ऐसे ही नॉर्मली रख छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो उसमें पानी है, जो पूरी तरीके से या आधी तरीके से वो जो पानी होता है वह पानी सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, और इस तरीके के पदार्थ को बोलते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस यानी पदार्थ। ये पदार्थ अपने क्रिस्टलीकरण का पानी खो देते हैं और इस प्रकार क्रिस्टलीन आकार पाउडरी हो जाता है। तो इसकी वजह से इनका जो क्रिस्टलीकरण है ये हो नहीं पाता और ये पाउडर में बदल जाते हैं जब ये हवा के संपर्क में आते हैं। इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि Na2SO4, गोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट और 10H2O। तो क्या होता है, जैसे ही हम सोडियम सल्फेट का जो ये क्रिस्टल है इसको आप हवा में छोड़ दोगे तो Na2SO4 में से क्या करेगा, ये जो है 10 हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग होके 10H2O अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल है अब पाउडर फॉर्म में बन गया तब जब हमने इसको सूखी हवा में रखा। कुछ नमक वायुमंडल से नमी जल वाष्प को सोख लेते हैं और बिना इसमें घुले, यानी कुछ नमक जो है वो घुलेंगे नहीं और जल की वाष्प को सोख लेते हैं, यानी जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं अपने अंदर। ऐसे जो हमारे सब्सटेंस होते हैं इसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ऐसे पदार्थों को हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ कहा जाता है और इस घटना को हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। अभी हमने बात करी थी ना, नमक के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो अशुद्धियाँ क्या करती हैं, वह पानी जो हमारे वेपर फॉर्म में है, वाष्प की उपस्थिति में है आसपास, उस पानी को क्या करेंगी, सोख लेंगी। उस पानी को सोखने की वजह से उसके अंदर नमी आ जाती है लवण के अंदर। उस तरीके के लवण को हम बोलते हैं या उस तरीके के पदार्थ को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपी, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं संकेंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर और एक होता है हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल देखा होगा, आप कोई जूते या बैग खरीदते हैं उसके अंदर एक पैकेट होता है जिसके अंदर लिखा रहता है सिलिका जेल, और वो पैकेट पड़ा रहता है, वो उसमें सिलिका जेल होता है। वो अपने जो भी बाहर आसपास जो भी पानी की नमी है उसको सोख लेता है, जिसकी पानी की नमी की वजह से किसी भी तरीके का बैक्टीरिया, सूक्ष्म जो है जीवी, वो जो है पनप ना पाए और उसकी वजह से कोई गंदी जो है आपको जो स्मेल होती है, दुर्गंध होती है, किसी भी तरीके की दुर्गंध आपको ना मिले। कुछ जल में घुलने वाले, अब आता है डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कुछ जल में घुलने वाले पदार्थ सामान्य तापमान पर वायुमंडल के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय हवा से नमी को अवशोषित करते हैं। यानी कुछ जल में घुलने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल सकते हैं सामान्य तापमान पर, जो सामान्य तापमान होता है पर वायुमंडल के संपर्क में आएंगे, वायुमंडल के अंदर, यानी उनको हमने एटमॉस्फेयर में रखा है, तो वायुमंडल हवा से नमी, अब वो नमी को अवशोषित करेंगे यानी एब्जॉर्व करेंगे, जिससे वह गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे,
और अंततः अवशोषित जल में विलीन हो जाते हैं और वो किस में बदल जाते हैं? जल में बदल जाते हैं। एक संतृप्त विलयन बनते हैं और वो क्या बनते हैं? एक संपृक्तित विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे पदार्थ को डेलिक्वेसेंट पदार्थ कहा जाता है और इस घटना को डेलिक्वेसेंस कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए किस तरीके के ये पदार्थ होते हैं। कॉस्टिक सोडा यानी NaOH को अगर आप रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो इस तरीके से वो किस में? जल में बदल जाएगा। कॉस्टिक पोटैश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2 हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया FeCl3, जिंक नाइट्रेट हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस और कॉपर नाइट्रेट हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस आदि। तो ये सब जो आप उदाहरण देख रहे हो ये डेलिक्वेसेंट पदार्थ के उदाहरण है। तो ये पानी की नमी में आकर ये थोड़े गीले हो जाते हैं या फिर ये तरल रूप में आ जाते हैं। डेलिक्वेसेंस तब होता है जब नमक का जल वाष्प वायुमंडलीय वाष्प दबाव की तुलना में बहुत कम होता है। यानी जो वाटर वेपर है, जो नमक का जो दबाव है वह वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, तो तब यह जो प्रक्रिया है या घटना उत्पन्न या शुरुआत होती है। इस प्रकार डेलिक्वेसेंस सूखे हालातों में कम होता है जबकि फ्लोरेसेंस सूखे हालातों में अधिकतम होते हैं। तो जो फ्लोरेसेंस हमने जो प्रक्रिया बताई थी वह सूखे हालातों में क्या होगी? अधिकतम होता है और वहीं डेलिक्वेसेंस क्या होगा? सूखे हालातों में कम होगा। क्यों कम होगा? इसके पीछे का जो रीज़न है वह समझिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पानी में नमी नहीं है और नमी ना होने की वजह से डेलिक्वेसेंस नहीं होना पाता। इस प्रकार डेलिक्वेसेंस सूखे हालातों में, अब ध्यान दें, एफ्लोरेसेंट पदार्थ अपना वजन खो देता है। अब ये बहुत ज़रूरी बात है। देखो, एक तो सूखे हालातों की वजह से उसके अंदर से नमी चली जाती है और वह क्रिस्टल से पाउडर बन जाता है एफ्लोरेसेंट। वहीं अगर मैं बात करूं अपने किसकी, डेलिक्वेसेंट की, तो डेलिक्वेसेंट के साथ क्या होता है? डेलिक्वेसेंट अब क्या है? नमी के साथ मिलेगा और नमी के साथ मिलकर यह अपने अंदर वजन जो है प्राप्त कर लेता है। एक तो पानी खो दे रहा है और एक नमी को सोख ले रहा है, तो सोखने वाला क्या है? थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो फ्लोरोसेंट अपना वजन खो देते हैं जबकि हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट पदार्थ ये दोनों नमी को सोखते हैं और ये अपने प्रतिस्पर्धा से मुकाबले ये अपना जो वजन है इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान देनी है कि यह जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों से नमी हटाते हैं और उन्हें निष्काषक एजेंट या सूखने वाले एजेंट कहा जाता है। जो पदार्थ अन्य पदार्थों से नमी हटा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्केटिंग एजेंट्स या फिर निष्काषक एजेंट या सुखाने वाले या ड्राइंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों से नमी छीन लेते हैं। ऑल हाइग्रोस्कोपिक यानी जितने भी हाइग्रोस्कोपिक है, सभी लगभग सभी हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ निष्काषक एजेंट होते हैं यानी डेसिकेटिंग एजेंट होते हैं, यानी यह नमी को छीन लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, यह नमी छीन लेगा। अब देखिए जलन कैसे होती है। H2SO4 जब आपके हाथ पे गिरता है तो आपको बताया था मैंने कैसे रंग का दाग होता है, काले रंग का दाग होता है। आपका जो शरीर है इसके अंदर पानी की मात्रा अत्यधिक है, यानी 70% हमारे शरीर के अंदर पानी होता है। अब ये जो पानी है, अब इस हाथ पे मान लीजिए एसिड गिर गया, तो एसिड जो H2SO4 है ये हाइग्रोसिक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से नमी को खींचेगा और नमी के खींचने की वजह से यहाँ पर जो है रंग काला हो जाता है और हमें जलन की जो है एहसास होता है कि हमारा जो खाल है वो जल रही है। संकेंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, क्विक लाइम हो गया और सिलिका जेल हो गया, ये सब हमारे उदाहरण है किसके? डेसिकेटिंग या ड्राइंग एजेंट के। प्योर वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी जो होता है वो बहुत कमजोर विद्युतीय आयनिक होता है, उसमें क्योंकि उसमें कोई आयन ही नहीं है, तो आयनिक ना होने की वजह से, क्योंकि यह छोटे स्तर पर स्वयं आयन करता है, जैसे बहुत छोटे स्तर पर खुद से आयन हो जाएगा, तो ये प्लस हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाएगा, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसको आप ठीक करेंगे।
आयन। ये क्या हो जाएगा? आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाएगा, टूट जाएगा। हाइड्रोनियम आयन जो H3O पॉजिटिव या फिर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की शुद्ध जल में जो संचयन होती है वह 1 भाग एक का, अगर हम एक 10⁻⁻7 मोल पर प्रति लीटर होती है, पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि सभी जलीय विलायन में H3O प्लस और OH आयन दोनों होते हैं और इन आयनों का संयोजन उत्पादन 1 गुणा 10 की पावर 14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। बस ये संख्या आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा आपका जो परीक्षार्थी जो परीक्षा लेंगे वो नहीं पूछेंगे। दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं आयनिक उत्पाद। किसका? पानी के रूप में आयनिक उत्पाद जो है माना जाता है। अर्थात KW जो है 1 गुणा 10⁻⁻14 प्रति मोल लीटर मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर जल में अम्ल छोड़ने पर हाइड्रोनियम आयन की संरचना बढ़ती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। यदि इस वैल्यू में इतना तो जल के पास अपना होता ही है, अगर इसमें और आप आयन डालते हैं तो आयन की संख्या यानी हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा? अब H3 पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी, तो अब इसमें होगा क्या? तो अब यह अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि इसमें H3O पॉजिटिव की जो है संख्या बढ़ गई और यह अम्लीय हो गया। इसलिए विलायन की प्रकृति हाइड्रोनियम आयन या सीधे हाइड्रोजन आयन की संरचना पर निर्भर करती है। तो इसलिए जो विलायन होता है यानी सॉल्यूशन जो होता है वह किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की संरचना पर। जल के आयनिक उत्पाद का जो मान तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, यानी आयनिक उत्पाद जो है KW, यानी अगर जल का तापमान बढ़ाएंगे तो KW की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि जल का आयन भी तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यदि हमारे पास एक अम्ल या बेस को अलग अलग मात्राओं में युक्त दो, अब पीएच स्केल बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि पीएच स्केल के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पीएच स्केल क्या होता है? आजकल जो कोई भी सॉल्यूशन कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, इसका जो अनुमान या जो इसके बारे में जो हम माप करते हैं वह पीएच स्केल की मदद से करते हैं, पीएच मापक की मदद से करते हैं। यदि हमारे पास एक अम्ल या बेस को अलग अलग मात्राओं से युक्त दो सॉल्यूशन है, यानी दो हमारे पास जो है सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की पीएच हमें बताती है कि कौन सा सॉल्यूशन दूसरे से अधिक अम्लीय या बेसिक है। जिसका पीएच नंबर ज़्यादा आएगा वह क्षारीय ज़्यादा है यानी बेसिक है, जिसका पीएच नंबर कम आएगा वह अम्लीय है। पीएच स्केल को 1909 में डेनिश जो रासायनिक यानी जो बायोकेमिस्ट थे सोरेसेन ने दिया, यानी सोरेसेन ये जो हमारे बायोकेमिस्ट थे जो है रासायनिक थे डेनिश के, उन्होंने पीएच का जो है स्केल के बारे में हमें बताया। यहाँ पर पीएच का मतलब होता है पॉइंट्स। पोटेंस जो है जर्मन भाषा का अर्थ है, जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस मतलब पावर। तो पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच से हम हाइड्रोजन की शक्ति को नापते हैं। यदि सॉल्यूशन का पीएच हाइड्रोजन या आयन संचालन का नकारात्मक लघुगणक होता है, जिस आधार पर 10 पर मोल प्रति लीटर प्रति वक्त किया जाता है। तो ये पीएच के बारे में बताया हुआ है। ये पीएच का होता है -log10⁻10। तो अभी आपको ये सब जो है पता होना चाहिए, बट जो हमें बताता है वो है पीएच की मात्रा। अब हम पीएच की स्केल को समझते हैं। यहाँ से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ 1 से 0 से लेके 0 से लेके 14 तक इसमें अंक होते हैं। तो अगर आपके पास हम क्या दें, दो आपको सॉल्यूशन दें। अब आपको दोनों में से बताना है इसमें से अम्लीय ज़्यादा कौन सा है या इसमें से क्षारीय ज़्यादा कौन सा है। तो जो सातवां होता है ये होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है ना ये अम्लीय होगा ना ये क्षारीय होगा।
अगर 7 से जो संख्या कम होती जाएगी शून्य के पास, मतलब शून्य के पास जाओगे, तो इसमें अम्लीय, इसका जो प्रकृति है अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा, और 7 से ऊपर क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। यानी अगर कोई 14 है तो वह स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल क्षार है, अगर कोई 1 है तो वो क्या कहेंगे, उसे प्रबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से हम क्षार और एसिड में भेद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएच 7 समाधान का तटस्थ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पीएच 7 जो है वो न्यूट्रलिटी को बताता है, जो सॉल्यूशन बताता है कि सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल है, ना वह अम्लीय है ना वह क्षारीय है। यदि पीएच की संख्या को या पीएच के मान 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ जाता है, तो सॉल्यूशन अम्लीय होता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वह अम्लीय होगा। 7 से कम पीएच मान होगा तो अधिक अम्लीय चरित्र होगा, यानी 7 से कम होगा तो उसका जो अम्लीय है, जो एसिडिक है, वो ज़्यादा प्रबल होता जाएगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है, अर्थात 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो समाधान प्राकृतिक शरीर का क्षारीय होगा। तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। पीएच मान 7 से बढ़ने पर अल्कलिनिटी बढ़ती है, यानी क्षारीयता बढ़ती है। रंगहीन तरल पदार्थ में एक यथासंभव सटीक पीएच मान का सार्वभौमिक सूच जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो कलरलेस लिक्विड होता है उसको हम पीएच से प्राप्त कर यूनिवर्सल इंडिकेटर बता सकते हैं। जो सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, वह एक सूचाई डाई का मिश्रण होता है, यानी वो एक डाई का मिश्रण होता है, एक विस्तृत रंग को प्रदर्शन करता है, यानी वो किसी एक रंग को बताता है। यह निर्भर करता है कि वैल्यू कितना अम्लीय है और अल्कलाइन है। ये जो विलायन है यानी जो सॉल्यूशन है वह कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न संचय या विभिन्न रंग देता है, यानी वह हाइड्रोजन आयन की वजह से अपने रंग को बदलता है, और उसके रंग के आधार पर हमें पता चलता है कि वह कितना जो हमारा विलायन है वह कितना मजबूत प्रबल है, कितना प्रबल अ, अ, हमारा अम्ल है या फिर एसिड है, या फिर कितना प्रबल क्षार है। उदाहरण के लिए एक सार्वभौमिक संकेतक एक तटस्थ विमल में हरा रंग उत्पन्न करता है। अगर हम मान लें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उसके लिए हरा रंग जो है वह बताता है जब पीएच 7 होता है। तो जब उसका पीएच 7 होता है तो यह एक मूलभूत जो सॉल्यूशन है, जो इसका बेसिक सॉल्यूशन है, धीरे धीरे नीले से बैंगनी तक बदलता है और पीएच धीरे धीरे 7 से 14 बढ़ता है। तो देखिए अब उसका रंग जो है वो बैंगनी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो और पीएच भी 7 से 14 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हमें पता चला कि जब ये इसका जो 7 से 14 की तरफ जा रहा है, यानी इसका क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, तो इसका जो है रंग किस तरीके का रंग में परिवर्तन आ रहा है। तो अम्लीय सॉल्यूशन या विलेन में रंग का परिवर्तन पीले से गुलाबी और फिर लाल होता है, तो पीएच धीरे धीरे 7 से 1 तक घटता है। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, 7 पे कोई रंग नहीं होता, 9 पे नीला होता है, नीले से बैंगनी, फिर बीच में इंडिगो रंग आता है, वहीं येलो, पीला, गुलाबी, लाल। तो जो लाल है वो स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड को दर्शाता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन बदलता है, एसिड, याद रखना। अगर पीएच 7 है किसी सॉल्यूशन का तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। इस उदासीन है, यदि पीएच 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय है। यदि एक समाधान का यानी यदि एक सॉल्यूशन का पीएच 2 और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 4, तो कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच 2 है, यानी जिसका कम पीएच होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका ज़्यादा पीएच होगा वह ज़्यादा क्षारीय होगा या कम अम्लीय होगा। यदि एक सॉल्यूशन का पीएच 9 और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 12 है, तो पीएच 12 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा 9 वाले की तुलना में। तो ये याद रखिएगा, मैं ये टेबल बना देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पर लिखिएगा लिक्विड, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो उसके पीएच का माप। तो लेमन जूस, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेचर, यानी प्रकृति।
ये हो गया यहाँ पर पीएच। लेमन जूस का पीएच 2.5, तो ये क्या हुआ? एसिडिक। वाइन का पीएच, ये देखिए, तो जो दारू आप पीते हो वो इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, एसिडिक। एप्पल जूस भी जो आप पी रहे हो वो भी एसिडिक है, 3 एसिडिक। विनेगर 3 एसिडिक। सॉरी, माफ करिएगा, यूरिन एसिडिक। कॉफी भी आपकी एसिडिक होती है, एसिडिक। सलाइवा, ये जो सलाइवा आपके मुंह में आता है, लार जिसे हम कहते हैं, इसका जो पीएच है वो कितना होता है? 6.5, यानी यह भी एसिडिक है, क्योंकि 7 से कम सभी एसिडिक होंगे। मिल्क, दूध, दूध भी जो है आपका थोड़ा सा अम्लीय है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। ये याद रहने चाहिए, ये मेरा काम नहीं है याद रखना, ये आपका काम है याद रखना, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, मुझे नहीं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सलाइवा का क्या पीएच होता है? 6.5, 6.5। ये मिल्क का भी 6.5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो ये अभी हमने सब एसिडिक लिख लिए, तो आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वाक्यों की। अब आता है हमारा ब्लड, पीएच 7.4। ये होता है हमारा बेसिक, 7 से ऊपर। प्योर वाटर, ये न्यूट्रल होगा, 7 न्यूट्रल। समुद्र का पानी तो आपको पता है क्षारीय होता है, बेसिक। टूथपेस्ट, जो आप दांत जिससे साफ करते हो, ये भी बेसिक होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM लिख देता हूँ, यह भी क्या होता है? बेसिक। ये जो टेबल है आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा शरीर 7 से 7.8 का संस्करण, यानी इस रेंज में सीमा में काम करता है। पौधे और जानवर का भी संस्करण सीमा जीवित रहते हैं, तो इसी पॉइंट में जो है रहना चाहिए हमारा शरीर। पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में उत्पन्न होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब पीएच का हम देख रहे हैं उपयोग क्या है। यदि यह अधिक हो जाता है तो पीएच गिर जाता है, और दर्द या जलन, या जो हम बोलते हैं एसिडिटी, तो इस एसिडिटी इससे छुटकारा पाने के लिए हम एंटा एसिड जैसे मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पीएच है वह समुचित हो जाता है, और उसके बाद जो है हमें थोड़ा आराम मिलता है। दांतों को सड़ने को बचाने के लिए हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा चॉकलेट और मिठाई जैसे पदार्थों को घटाया जाता है। तो जो मीठापन या जो चॉकलेट हो गया, इसकी वजह से पीएच, जब पीएच 5.5 तक गिर जाता है तो दांतों को सड़ना शुरू हो जाता है। तो दांत दांत के इनेमल, जो इनेमल होता है, बाहर की जो कवरिंग होती है, जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये इनेमल कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और यह क्षय यानी जो है गिरने लगता है। लार ग्रंथियों, ये याद रखना, हमारे शरीर का कौन सा सबसे कठोर होता है? एनिमल। लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित लार थोड़ी अल्कलाइन होती है, यह कुछ हद तक पीएच को बढ़ने में मदद करती है, लेकिन दांत जो कोलगेट पेस्ट होता है, टूथपेस्ट का उपयोग मुंह में अधिक अम्ल को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टूथपेस्ट से अच्छे से 2 टाइम ब्रश करो, जिससे उसमें एसिड ना बने। यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम इसे अम्ल वर्ष, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। इस जल से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जैसे अम्ल होते हैं, जो वायुमंडलीय प्रदूषण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा बनाए रखते हैं। ये मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ये एसिड रेन बनती है। अम्ल वर्षा मिट्टी का उर्वरकता कम कर देती है, यानी फर्टिलाइज कम कर देती है मिट्टी में, समुद्री जीवन को नष्ट करती है और स्मारकों को क्षति पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पे जो हम किसकी उदाहरण दे सकते हैं? ताजमहल। मधुमक्खी को काटना फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, तो जब मधुमक्खी काटेगी तो आपको जो है फॉर्मिक जो एसिड है वो छोड़ती है, जिससे दर्द और जलन का कारण बनता है। काटे हुए क्षेत्र पे हल्का बेस जैसे कि बेकिंग सोडा लगा लो, तो वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उपयोग राहत देता है। नेटल जो पत्तियों के काटने से जो
नीटल की पत्तियाँ होती हैं उनको काटने से शरीर में मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन और जो दर्द है वह एहसास होता है। इस पे भी हम बेकिंग सोडा लगाएँगे तो ठीक हो जाएगा। और कुछ हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या बेसिक माध्यम में बदलती हैं। तो जिनकी गंध अम्लीय या बेसिक माध्यम में बदलती हैं, इन्हें ग्रंथ सूचक कहा जाता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड और क्षार की वजह से गंध में उनके बदलाव आता है, तो इन्हें हम गंध सूचक कहते हैं, यानी ऑल फैक्ट्री ग्रंथ सूचक कहते हैं। यानी इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन, सिर्फ सुगंध से ही। जैसे वनीला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ग्रंथ सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब मूल विलायन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलायन किसी कपड़े की पट्टी में जिस पे या प्याज का निकास के साथ उपचारित किया गया हो, तो प्याज की गंध का पता नहीं चलता। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर किसी मतलब कपड़े की पट्टी लो, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो और उसको जो है क्या करो, जो है ऑनियन है उस पे लगा दो, तो ऑनियन की गंध का पता नहीं चलेगा। एक अम्लीय विलयन प्याज की गंध को नष्ट नहीं करता। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो प्याज की गंध को नष्ट नहीं करता। एक सॉल्यूशन जिसका पीएच एक अम्ल यानी पीएच या एक बेस OH माइनस आयन की छोटी मात्राओं को जोड़ने से बड़े पैमाने पर नहीं बदलता, उसे बफर समाधान कहा जाता है। अब बफर सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो या बेस डाल दो, उससे उसका पीएच नहीं बदलता, तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है कमज़ोर अम्ल और इसके नमक को मजबूत बेस के साथ मिलाकर। जैसे क्या होता है कि जैसे कमज़ोर अम्ल हो गया, जैसे CH3COOH, तो ये क्या हो गया? हमारा कमज़ोर अम्ल हो गया। और इसी का हम क्या ले लें? सॉल्ट ले लें और इनको आपस में मिला दें, तो हम इससे एक बफर सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। कमज़ोर बेस, अब हमने कमज़ोर बेस या कमज़ोर, देखो, कमज़ोर एसिड और उसका कमज़ोर सॉल्ट, कमज़ोर बेस या उसका कमज़ोर नमक, इनको आप आपस में बना लीजिए। इससे आपका एक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा और बफर सॉल्यूशन से कोई परिवर्तित नहीं होगा। बफर समाधान महत्वपूर्ण अनुप्रयोगी निम्नलिखित है। बफर समाधान किस लिए जो उपयोगी होते हैं? रक्त का पीएच, रक्त का जो पीएच है उसको बढ़ाने के लिए 7.36 से 7.42 के बीच होना चाहिए। शरीर में मौजूद बाइकार्बोनिक अम्ल जैसे HOC3 के बफर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारे ये शरीर में बफर सॉल्यूशन बना हुआ है, इससे हमारा जो रक्त है, हमारा रक्त स्लाइटली बेसिक होता है, आपको पता होना चाहिए। रक्त जो है हल्का सा बेसिक होता है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे। बफर्स का कागज, रंग, पेंट या इंक उद्योग से अधिक कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बफर हमारा इंक, पेंट और इस सब उपयोग होता है। फसल के उत्पादन मिट्टी में जो है पीएच को निर्भर करता है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट और मिट्टी में मौजूद कार्बनिक अम्लों के मिश्रण के पीएच को नियंत्रित करता है। ये हमारा बफर सॉल्यूशन। एक नमक के साथ प्रतिक्रिया करता है जो एसिड या बेस बनाता है, अर्थात नमक पानी में एसिड बेस बनता है। इससे नमक का हाइड्रोलिसिस कहा जाता है और ये न्यूट्रलाइज प्रतिक्रिया, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन करता है, यानी जो क्षारीय या जो बेसिक है, जो अम्लीय है, उसको खत्म करता है। हाइड्रोलिसिस के बाद समाधान जो सॉल्यूशन की प्रकृति बनाने वाले एसिड और बेस की सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर करता है। जैसे NaCl को अगर पानी में घोलोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। NaCl, इस प्रकार NaCl नमक जो है लवण है, HCl नामक मजबूत अम्ल यानी प्रबल अम्ल और NOH नामक प्रबल जो है क्षार का संयोजन बनाया जाता है। विलयन की प्रकृति उदासीन होती है, यानी विलयन जो है न्यूट्रल होता है और इसका पीएच जो है 7 होता है। वहीं जो है कमज़ोर, आप लवण लोगे तो उससे कमज़ोर एसिड जो है और कमज़ोर जो है आपका क्या बनेगा? लवण, और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो H4NO3 नमक मजबूत अम्ल यानी प्रबल अम्ल HNO3 और कमज़ोर अम्ल कमज़ोर क्षारीय NH4OH बनाता है। विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, इसका पीएच 7 से कम होता है। तो यहाँ पर हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट जो है समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। अब आप इनका निरंतर अभ्यास करिए,
हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, हर एक बात जो मैंने आपको बताई, जो भी क्रम मैंने आपको इसमें बताया, उनको सीखिए और देखिए कहाँ पर किस तरीके की बातें की गई हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में किसी नए अन्य चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक आप इनको समझिए, पढ़िए, लिखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।